हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम इस वीडियो सीरीज में जो 2014 का जो जीएस पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने अभी तक 62 क्वेश्चन को देख लिया है। इसके आगे के क्वेश्चनों को हम आज इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही है उनको हमें यहाँ देखना है। तो जो अविश्वास प्रस्ताव है वह कहाँ लाया जाता है? वह लाया जाता है लोकसभा में। तो आप कहेंगे संसद में तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं, तो राज्यसभा में क्यों नहीं लाया जाता? यह अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में इसलिए लाया जाता है क्योंकि अनुच्छेद 75 के तहत 75 के तहत जो मंत्रिपरिषद होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि संसद के प्रति। यदि संसद के प्रति उत्तरदायी होती तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जाता, लेकिन यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा के नियम 198 में अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है और 50 सदस्यों की सहमति के बाद प्रस्ताव लाया जाता है। यानी कि प्रस्ताव जब आएगा तो कम से कम 50 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए उस पर, तभी वह लोकसभा में लाया जा सकता है। और जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो नोटिस के 10 दिन के भीतर मतदान करना होता है, यह अनिवार्य है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, और नहीं पास होता है तो मंत्रिपरिषद बना रहता है। और अनुच्छेद 75 के तहत जो मंत्रिपरिषद वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ पर जो पहला कथन था, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, यह कथन होता है एकदम सही। संविधान में उल्लेख नहीं है, इसका उल्लेख है लोकसभा के नियम 198 में। दूसरा कथन है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, यह कथन एकदम सही है अनुच्छेद 75 के तहत। तो आंसर हो जाता है अपना सी। जो अगला प्रश्न है वो बहुत ही ट्विस्ट वाला है थोड़ा, उसको आप ध्यान से देखना। प्रश्न है, नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रचुरोद्भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। कैन यूज है, किया जा सकता है। दूसरा कथन है, नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। तीसरा कथन है, नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में होता है। यहाँ पर जो इस प्रश्न का आंसर है वह तो हालांकि सी है, और यदि मैं अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में करता तो इसका आंसर मैं डी करता। यह जब 2014 का पेपर हुआ था तब जो कोचिंग की आंसर की आई थी तो उनमें भी इसका आंसर डी ही माना था, लेकिन यूपीएससी ने जो दूसरा पॉइंट है उसको सही नहीं माना था। कुछ प्रश्नों के आंसर में यूपीएससी हमेशा शॉकिंग न्यूज देती है, उसमें से ये एक प्रश्न भी था। अब हम जब जैव ईंधन के बारे में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? जैव ईंधन का निर्माण किससे होता है? जैविक चीजों से होता है। तो यहाँ पर जैव ईंधन की बात की नीम के बीजों से, तो नीम के बीज क्या जैविक चीज है। और अस्पताल अपमार्जकों में जो हॉस्पिटल डिटर्जेंट होते हैं उनमें यूज किया जा सकता है। अब कीटनाशक के गुण है इसके अंदर, तो ये भी किया जा सकता है, इसलिए यह कथन भी सही होता है वास्तव में तो, लेकिन यूपीएससी ने इसको गलत माना था। अब इसका कारण तो यूपीएससी बता सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें कैन का यूज नहीं किया गया है। इंग्लिश में देखेंगे तो आप कि नीम सीड्स आर यूज्ड, मतलब यूज किए जाते हैं, यह गलत है। नीम के सीड काम किए जा सकते हैं, लेकिन इनका यूज इसलिए नहीं होता क्योंकि जो नीम के बीज होते हैं उसमें उच्च फैटी एसिड होता है और इसमें विषाक्तता बहुत ज़्यादा होती है नीम के बीजों के अंदर। इस कारण इसका यूज जो हॉस्पिटल डिटर्जेंट होते हैं और बायोफ्यूल में नहीं किया जाता है। नीम के बीज में उच्च फैटी एसिड होने के कारण क्या होता है, ये बायोफ्यूल बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें अधिक चरणों से गुजरना पड़ता है, इसलिए बायोफ्यूल में नीम के बीजों का यूज नहीं होता। और विषाक्तता होने के कारण बीजों में हॉस्पिटल डिटर्जेंट के रूप में भी इसका उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए दूसरा पॉइंट गलत होता है। लेकिन यदि मैं एग्जाम में इसको करता तो डी करता। और बाकी के जो दोनों कथन है वो दोनों एकदम साधारण प्रश्न है। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में होता है। नीम का पौधा है उसके अंदर कई औषधि गुण होते हैं, इसलिए इसका ये उपयोग औषधि उद्योग में तो होता ही है। और जो पहला कथन था, कुछ जाति के कीटों में इसका कीटनाशक के रूप में यूज किया जाता है, तो यह भी सही है क्योंकि इसमें कीटनाशक वाले गुण भी नीम के पौधे में होते हैं, इसलिए आंसर होता है इसका सी। मेरे हिसाब से अगर इस दूसरे कथन के अंदर कैन का यूज होता, यानी यहाँ पर कथन होता कि नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में किया जा सकता है, तब ये कथन 100% सही होता। लेकिन यहाँ लिखा है होता है कि नहीं होता है, इसलिए यूपीएससी ने इसको गलत माना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? जब पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो इस प्रकाश संश्लेषण में इनमें से कौन सा कथन सही है वो हमें देखना है। इन ऑप्शंस पर जाने से पहले हम थोड़ा एक चीज डिस्कस करते हैं कि जो पौधे होते हैं उसमें दो गतिविधियां होती हैं, एक होती है श्वसन की,
एक होता है भोजन निर्माण की। जब श्वसन की गतिविधि होती है उस समय पौधे क्या करते हैं, O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। जबकि जब भोजन निर्माण करते हैं तब पौधे CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पहले प्रश्न डिस्कस किया था कि कौन सी गतिविधियाँ थी वह वायुमंडल में CO2 को बढ़ाती है। तो उसमें प्रकाश संश्लेषण एक ऑप्शन था, उसको हमने काट दिया था क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से CO2 कम होती है। यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें से दो ऑप्शन तो बहुत ही ईजी है, इनको ऐसे ही निकाल सकते हैं हम। कौन सा? जो तीसरा कथन है, भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होता है, यानी कि इसमें क्या है, O2 की आवश्यकता होती है और CO2 छोड़ा जाता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 लिया जाता है और O2 छोड़ा जाता है। वापस सुनिए, CO2 लिया जाता है और O2 छोड़ा जाता है, तो यह कथन गलत हो जाता है। चौथा कथन है, ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बाहर निकलते हैं, ये सेम बात है, तो यह कथन भी हो जाता है गलत। अब बचते हैं दो कथन ऊपर वाले। यहाँ पर जो पहला कथन है, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज टू फ्रॉम फ्री एनर्जी, यह गलत है। इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में जो फ्री एनर्जी होती है, फ्री एनर्जी कौन सी, जो सूर्य की एनर्जी है जो फ्री है, उस एनर्जी को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। फ्री एनर्जी को स्टोर किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, तो इसलिए हो जाता है ए गलत। और बी है, फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड। जो फ्री एनर्जी है, जो सूर्य की एनर्जी चारों ओर वायुमंडल में फ्री घूम रही है, उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, और स्टोर किया जाता है। ये इसका आंसर है। जो प्राप्तितम ऊर्जा है वो स्थित ऊर्जा में परिवर्तित होकर संचित हो जाती है। और इस संचित एनर्जी का यूज कब किया जाता है, श्वसन की गतिविधि के दौरान। जब पौधे श्वसन करते हैं तो इस संचित एनर्जी का उपयोग किया जाता है ऊर्जा प्रदान करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा या संभव ऊर्जा से बोलते हैं किसी वस्तु द्वारा अन्य वस्तुओं के सापेक्ष उसकी स्थिति, उसके भीतर तनाव और विद्युत आवेश तथा अन्य कारकों के कारण धारण की जाने वाली ऊर्जा, धारण ऊर्जा। इस लाइन को आप छोड़िए, आप साधारण सा सोचिए। पोटेंशियल जो वर्ड आपने सुना होगा, आपको किसी ने बोला होगा कि आप में यूपीएससी क्लियर करने का क्या है, पोटेंशियल है। क्या है, पोटेंशियल। तो वो आपकी क्या, स्थितिज ऊर्जा आपने संचित कर रखी है। उस पोटेंशियल का आप यूज करते हैं, आप पढ़ते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो जो एनर्जी आपके पास अंदर संचित है वह आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पौधों के पास जो संचित एनर्जी है वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस डायग्राम में देखिए, यह धनुर्धर है, यह धनुष पर जब प्रत्यंचा चढ़ाता है तब यहाँ पर जो धारित एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। और जब तीर को छोड़ देता है तो वह गतिज ऊर्जा में आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। यानी कि जो ऊर्जा धारित की जाती है, संचित की जाती है, वो होती है स्थितिज ऊर्जा। और जब उसको गति प्रदान कर दी जाती है तब वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो पौधों के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो पौधों के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जो पौधों ने धारित कर रखी है। कब, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके उत्पादित ग्लूकोज अणुओं के बंदरों में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा है, वो क्या है, वो है उसकी स्थितिज ऊर्जा। श्वसन के दौरान पौधे ग्लूकोज अणुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इस दौरान क्या होता है, संग्रहित स्थितिज ऊर्जा उपयोगी गतिज ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा होती है जो फ्री एनर्जी होती है वह रासायनिक ऊर्जा में चेंज होती है। और रासायनिक ऊर्जा की प्रक्रिया में क्या होता है, CO2 और हाइड्रोजन रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज का उपयोग आगे किया जाता है एनर्जी के रूप में, आणविक बंधों में संग्रहित होती है, जिसका आगे एनर्जी में यूज होता है। तो इसका आंसर था बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही साधारण प्रश्न है। किसी व्यक्ति के जीवमितीय पहचान हेतु अंगुली छाप क्रम वीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन से प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इन एडिशन टू फिंगरप्रिंट स्कैनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन द बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन। इन तीन में से कौन सी यूज की जा सकती है, आइरिस स्कैनिंग, रेटिना स्कैनिंग एंड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पर वर्ड है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब क्या है, इससे तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति की पहचान को उसकी विशिष्ट जैविक विशेषताओं जैसे कि फिंगरप्रिंटिंग हो गई, यहाँ पर दिया गया है, आइरिस स्कैन के माध्यम से चेहरे की पहचान या आवाज़ के निशान के माध्यम से सत्यापित करने की क्या एक प्रक्रिया है, इनके माध्यम से किसी की पहचान की जाती है, उसे बोलते हैं बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है डी। इन तीनों का यूज किया जा सकता है। जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होते हैं उसमें दो चीज़, एक होती है बिहेवियरल, यानी कि आपका जो व्यवहार है उसके आधार पर, उसमें आप फिंगरप्रिंट का यूज किया जा सकता है, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, आइरिस का यूज किया जा सकता है, हाथ का यूज किया जा सकता है, फिंगर वैन का यूज किया जा सकता है। जबकि जो बिहेवियरल है उसमें वॉइस यूज की जा सकती है, सिग्नेचर यूज किया जा सकता है और आपका की स्ट्रोक।
उसका यूज किया जा सकता है। की स्ट्रोक से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति कैसे टाइप करता है, वो टाइपिंग के आधार पर उसका पहचान करना। इस प्रश्न को और इजी करने के लिए क्या देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है लाए जा सकते हैं, कैन का यूज कर रखा है। जब भी किसी टेक्नोलॉजी में कैन का यूज हो वहां पर मोस्ट प्रोबेबली चांस क्या है, ऑल ऑफ द अबव होगा, जब कैन का यूज कर रखा हो। कुछ कुछ आंसर में नहीं होता है, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यदि कैन का यूज कर रखा है यानी कि आगे भविष्य में भी किए जा सकते हैं, संभावना दिखा रहे, तो टेक्नोलॉजी है, कुछ भी किया जा सकता है आगे। इसलिए जो संभावना दिखा रहे हैं या भविष्य उन्मुख जो प्रश्न होते हैं वहां पर हमें थोड़ा वास्ट सोचना चाहिए, हमें अपनी सोच को संकीर्ण नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर होता है डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन पौधों के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है। यहाँ पर वर्ड आया है कायिक प्रवर्धन का, इससे क्या तात्पर्य है उसको हम देखते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या है, एक अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें क्या किया जाता है, पौधे के किसी भाग, कायिक का मतलब होता है पौधे का कोई पार्ट, पौधे के किसी भाग से, जैसे कि पत्ती हो गई, जड़ हो गई या फिर तना हो गया, उसके माध्यम से क्या नया पौधा उगाना, इसे बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। तो उसके संबंध में यहाँ पर 3 कथन है, उनको हमें देखना है। पहला पॉइंट है कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। क्लोनीय जनसंख्या का मतलब है हूबहू क्लोन बनाना। जैसे आपने पढ़ा होगा डॉली नाम की भेड़ है, उसका सबसे पहला क्लोन था। जैसे गुण किसी पादप में थे वैसे के वैसे गुण उसकी संतान में होंगे, सेम टू सेम। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कायिक प्रवर्धन में क्या किया जाता है, किसी का संकरण तो किया ही नहीं, कराया नहीं जाता, इसमें तो किसी एक पौधे से ही संपूर्ण पौधा उत्पन्न किया जाता है, तो इसी पौधे के गुण इसी में अगले पौधे में ट्रांसफर होंगे, इसलिए इसमें क्या बनता है, क्लोन बनता है। जबकि जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्लोन नहीं बनते हैं, क्योंकि उसमें दोनों पादपों के गुण आके एक संतान उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर पहला कथन होता है सही। दूसरा है कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है, यानी कि विषाणुओं को रोकने में सहायक है। यह कथन गलत है, क्योंकि कोई हम तना लेते हैं कायिक प्रवर्धन के लिए, उस तने को किसी विषाणु ने संक्रमित कर रखा है, तो उस तने से अगर कोई पौधा उत्पन्न होता है तो उसमें भी वो संक्रमण सेम टू सेम होगा। यहाँ पर कोई फिल्टर तो किया नहीं लैब के अंदर ताकि उससे जो विषाणु वगैरह है उनको दूर किया जा सके। यहाँ पर तना लिया और तने से दूसरा पौधा बना दिया, इसलिए इसमें जो विषाणु का निष्प्रभावन नहीं होता है। दूसरा कथन गलत। तीसरा कथन है कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, यानी कि जो कायिक प्रवर्धन है उसका कभी भी उपयोग किया जा सकता है। तो यह कथन होता है सही, क्योंकि कायिक प्रवर्धन है पौधे का तना लिया कभी भी उगा दिया, पौधे की जड़ ली कभी भी पौधा उगा दिया, इसमें सर्दी गर्मी का कुछ लेना देना है नहीं। तो आंसर हो जाता है आपका सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। यहाँ पर अंतरिक्ष यान के नाम दे रखे हैं, उनका प्रयोजन क्या था वो सामने दे रखे हैं, कौन से कथन सही है उनको हमें यहाँ देखना है। यह प्रश्न 2014 में पूछा था, उस टाइम कुछ करंट वगैरह ये टॉपिक होंगे तो आए होंगे, और वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट से इनको डिस्कस करना इतना फायदेमंद है नहीं, तो बस थोड़ा देख लेते हैं कि है क्या ये। तो यहाँ पर जो कैसिनी आइगेंस है वह नासा का प्रोग्राम था। नासा का किसके लिए, यह था शनि के लिए, शनि जो उपग्रह है उसके लिए प्रोग्राम था। यहाँ पर शुक्र की परिक्रमा का लेख रखा है, ये होता है कथन गलत। तो आंसर आ जाता अपना बी, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है। मैसेंजर है वो भी नासा का प्रोग्राम है, और वाइजर 1 और 2 ये भी नासा का प्रोग्राम है। वाइजर 1 किसके लिए, बृहस्पति और शनि के लिए है, जबकि मैसेंजर है वो बुध का मानचित्रण और अन्वेषण से संबंधित है। इसे 2004 में लॉन्च किया गया था और 2015 तक ये चला था। तो आंसर होता है बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ क्षेत्र दे रखे किन्नौर, मेवात, कोरोमंडल किसके उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं, सुपारी, आम, सोयाबीन। इनमें से कौन से सही वो हमें देखने हैं। तो यहाँ पर जो किन्नौर है, किन्नौर कहाँ पर है, किन्नौर है हिमाचल प्रदेश के अंदर, आपने सुना होगा किन्नौर का नाम तो। और हिमाचल प्रदेश में जो किन्नौर है वह सेबों की खेती के लिए, सेब के लिए फेमस है, और साथ ही अंगूर के लिए भी, सुपारी के लिए फेमस नहीं है। तीसरा है कोरोमंडल, और इसके सामने सोयाबीन। सोयाबीन कहाँ होती है, मेनली एमपी में होती है, और कोरोमंडल तट कहाँ है, तमिलनाडु। एमपी तमिलनाडु, इसको हम थोड़ा लॉजिक सोच सकते हैं, इसलिए तीसरा हो जाता है गलत। तीसरा गलत, पहला गलत, आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं। मेवात है, वहाँ पर हालांकि आम तो होते हैं लेकिन आम के लिए इतना फेमस नहीं है। मेवात कहाँ पर है, मेवात है जो राजस्थान में अलवर वाला क्षेत्र हो गया, और हरियाणा में जो अलवर को टच करता है वो वाला एरिया मेवात कहलाता है। यहाँ पर आम होते हैं लेकिन आम के लिए इतना फेमस नहीं है, क्योंकि 50% जो आम होते हैं वो कहाँ होते हैं, यूपी में होते हैं। अब हम देख लेते हैं इन तीनों को कि ये कहाँ पे ज़्यादा होते हैं। जो पहला कथन था सुपारी के मामले में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है।
भारत में सबसे अधिक सुपारी होती है कर्नाटका के अंदर, उसके बाद केरल, उसके बाद असम में। आम है वो सबसे ज़्यादा होता है यूपी में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर कर्नाटका में, फिर बिहार के अंदर। सोयाबीन भारत में सबसे अधिक होती है एमपी के अंदर, फिर महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान और कर्नाटका के अंदर। सोयाबीन है वो भारत का नेटिव नहीं है। आप सोच रहे हैं सोयाबीन बहुत सुना है हमने नाम, लेकिन सोयाबीन भारत का नहीं है। और विश्व में सबसे अधिक सोयाबीन होता है यूएसए के अंदर, फिर ब्राजील में, फिर अर्जेंटीना के अंदर। तो यहाँ पर इसका आंसर होता है डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन से तात्पर्य है एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया करके, एक या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या करते हैं, परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न दूसरे रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, जो पहले पदार्थ था वह रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, दूसरे पदार्थ में चेंज हो जाएगा, उसके जो रासायनिक गुणधर्म है वो बदल जाएंगे, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। इस रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसमें जो भाग लेते हैं उन्हें बोलते हैं अभिकारक, और जो बनते हैं उन्हें बोलते हैं उत्पाद। और कभी कभी रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए जिन पदार्थों का यूज किया जाता है उनको बोलते हैं उत्प्रेरक। दूसरा उस प्रश्न में क्रिस्टलीकरण नाम आता है। क्रिस्टलीकरण से तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस पदार्थ बनते हैं, क्रिस्टल होते हैं, दूर दूर होते हैं, इनका पास में आकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण कहलाता है। जहां परमाणु या अणु एक संरचना में अत्यधिक संगठित होते हैं, संगठित यानी कि ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं, उसे बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण 3 में से कौन से हैं। रासायनिक परिवर्तन यानी कि पदार्थ चेंज होगा रासायनिक अभिक्रिया करके कुछ ना कुछ। यहाँ पर पहला पॉइंट है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन। जो सोडियम क्लोराइड है वो क्रिस्टल, उसका जमा होना। अब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल हैं वो दूर दूर थे, वो पास आ गए, तो इसे बोलेंगे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन। इसमें कोई नया पदार्थ तो नहीं बन रहा है, तो पहला पॉइंट जाता है कैंसल। दूसरा पॉइंट है बर्फ का गलना। बर्फ के अंदर क्या है, H2O है, और गलकर जो द्रव अवस्था में आएगा तब भी उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O होगा, ये पॉइंट जाता है कैंसल। तीसरा है दूध का आस्कंदन, दूध का जमना। दूध जमता है किस में चेंज हो जाता है, दही में। तो यह एक क्या है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध था वो क्या था, वो लैक्टोज था, और वो किस में चेंज हो गया है, लैक्टिक एसिड में, दही में। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है, इसलिए आंसर होता है इसका बी। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? यह आती है अनुच्छेद 131 के तहत मूल अधिकारिता के अंतर्गत। मूल अधिकारिता से तात्पर्य है कि यदि केंद्र और राज्यों या फिर दो राज्यों के बीच यदि विवाद हो जाता है तो उसके मामले कौन सुनेगा, सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय ही सुनेगा। हाईकोर्ट के पास यह शक्ति नहीं है, उसका मूल अधिकार है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए जो सी है ये आंसर होता है अनुच्छेद 131 के तहत। परामर्शी अधिकारिता है, उसके तहत राष्ट्रपति परामर्श लेता है किससे, सुप्रीम कोर्ट से, अनुच्छेद 143 के तहत। जो अपीली अधिकारिता है उसमें आर्टिकल आता है 132, 133 और 134। लक्ष्मीकांत में अच्छे से देख लेना। और तीसरा और चौथा है रिट अधिकारिता, ये आता है सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट के लिए आता है यह 226 के तहत। इसलिए आंसर होता है सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तकनीकों परिघटनाओं पर विचार कीजिए। इसको हम इंग्लिश में पढ़ते थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग टेक्निक्स फिनोमिना, बर्डिंग एंड ग्राफ्टिंग इन फ्रूट प्लांट्स, क्रिप्टोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जीन साइलेंसिंग, विच ऑफ द अबो आर यूज्ड टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। यहाँ पर बड़ा है ट्रांसजेनिक क्रॉप, उसको देखते हैं। ट्रांसजेनिक फसल से तात्पर्य है कि इसमें किसी अन्य प्रजाति या जीव के जीन डाले जाते हैं किसी फसल, जैसे कि जो बीटी कॉटन था उसमें कपास का पादप था, उस कपास के बीज में जो बेसिलस थोरेंजेनेसिस जो बैक्टीरिया था उसके जीन डाले गए थे, तो वह क्या थी, एक ट्रांसजेनिक फसल थी। यानी इसमें क्या किया जाएगा, दूसरे जीव के जीनों को ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि डीएनए में हेरफेर की जाएगी। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन था, फल और पादपों में मुकुलन और रोपण। मुकुलन और रोपण अभी हमने पढ़ा था आगे, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन की दो विधियां हैं, मुकुलन और रोपण, ग्राफ्टिंग और बडिंग। तो कायिक प्रवर्धन था वो अलैंगिक विधि थी। उसमें क्या किया जाता था कि पादप के किसी भाग का यूज किया और उससे दूसरा पादप उगा दिया, उसमें किसी प्रकार के जीन में हेरफेर नहीं की जाती थी, इसलिए पहला पॉइंट हो जाता है कैंसल। और दूसरा है कोशिका द्रवी नरबंधिता, यानी कि साइटोप्लाज्मिक नरबांझपन। इससे तात्पर्य है कि ऐसी स्थिति जिसके तहत एक पौधा कार्यात्मक पराग उत्पादन करने में असमर्थ हो जाता है। पौधे के अंदर ऐसे चेंज किए जाते हैं ताकि पौधा पराग उत्पन्न करना
भूल जाता है, यानी उसमें पराग उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो खो जाती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पौधे के जो जीन है उसमें चेंजेस करना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक नरभांजपन। तो इस विधि के तहत जो फसल बनेगी वो होगी ट्रांसजेनिक फसल, क्योंकि इसमें जीन में हेरफेर की जा रही है। और तीसरा पॉइंट था जीन निरोधता या जीन साइलेंसिंग। इसमें तो जीन को साइलेंस किया ही जा रहा है, तो जीन साइलेंस किस प्रकार से होगा, जीन में हेरफेर करके होगा, डीएनए का हेरफेर करके होगा। तो यह तो ट्रांसजेनिक फसल है ही, तो इसका आंसर हो जाता है बी। आज के हमारे डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।